क्या हम विशाल का एलियन के दिमाग के अंदर रहते हैं? क्या हम स्वयं भगवान के दिमाग का अंश है? क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा है? आप इस ब्रह्मांड पे नजर डालिए, ये कितना मेल खाता है हम एक जीव के ब्रेन सेल के साथ। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कनेक्शन और सिमिलर एक्टिविटीज जो फिजिक्स के सेम नियम और कानूनों से चल रही है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, असल में ये बहुत ही काबिल वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी है। में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेरेटी एक हमारे ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम और सेरिब्रम पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने ब्रेन के सैंपल्स को माइक्रोस्कोप लगाकर जूम किया, तब उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज दिखने में काफी फेमिलियर थी, पर अपने आप में ही दिखने में कुछ फैसिनेटिंग और वियर्ड सी थी। उन्होंने देखा कि 40x मैग्निफिकेशन पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे ब्रेन के, असल में वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से के इस फोटो से मेल खा रही थी। असल में ये दोनों पिक्चर डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मेल तो खा रही थी, पर क्या इससे हमें ये साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े एलियन सिविलाइजेशन या ह्यूमन बीइंग का एक ब्रेन है? कुछ ही मिनटों में आप क्या खुला। असल में हमारे यूनिवर्स एक एडवांस ब्रेन है, ये साइंटिस्टों को पता भी नहीं चलता, पर कैसे, तो आइए जानते हैं। हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे नैनोबॉट पे काम कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी को तक को निकल सकता है और कुछ सालों में ब्रह्मांड को भी निकल सकता है। पर क्या ये ह्यूमंस के लिए डरने वाली बात होगी या मानवता के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट? पर नैनोबॉट असल में होते ही क्या है, इसे हम कहानी में डिटेल में समझेंगे, पर इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इससे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों साइंटिस्टों को ह्यूमन और ब्रेन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या मिली। एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। इन्होंने अपने यूनिवर्स और ब्रेन की सिमिलैरिटीज को 3 पैरामीटर में चेक किया। पहला था अपीयरेंस, दूसरा था स्ट्रक्चर और तीसरा कंपोजिशन। सबसे पहले जब उन्होंने ब्रेन और यूनिवर्स को कंपेयर किया, तब उन्हें दूर दूर तक कोई भी कंपैरेटिव्स नहीं मिली। देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा कि क्यों ना माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन बढ़ा के देखा जाए, उसके बाद हम देखेंगे सिमिलैरिटी है कि नहीं। और जब उन्होंने मैग्निफिकेशन को बढ़ाया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि ब्रेन के जो डॉट्स थे उन्हें गैलेक्सीज के डॉट्स के जैसे दिख सकते थे। इससे उन्हें ये पता चला कि ब्रेन सैंपल्स और यूनिवर्स के इमेजेस पर थोड़ा सा ही जूम करने पर उन्हें काफी की सिमिलैरिटीज दिखने लग जाती। और उन्होंने जब अपने ब्रेन के सैंपल्स को एकदम फुल्ली मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे चेक किया, तब देन दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। क्योंकि अब उन्हें इन सैंपल्स पर छोटे छोटे डॉट्स के साथ उन डॉट को जोड़ने वाली लाइंस भी दिखाई देने लग जाए यूनिवर्स की इमेज की तरह। और इन दोनों इमेजेस के साथ ही आप देख सकते हो कि हमारा यूनिवर्स और ब्रेन स्ट्रक्चरल नजरिए से देखा जाए तो वो काफी सिमिलर लग रहा है। पहले पैरामीटर को टिक करने के बाद अब बारी थी दूसरे पैरामीटर को जांचने की, और इस जांच का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने ये देखा ऑन एन एवरेज कि ब्रेन का एक न्यूरॉन बाकी के 4 न्यूरॉन के साथ एक साथ कनेक्टेड है, और ऑन एन एवरेज यूनिवर्स की एक गैलेक्सी और बाकी के 5 गैलेक्सी के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। और ये बहुत क्रेजी था क्योंकि इन दोनों पैरामीटर्स के साथ इतनी सिमिलैरिटीज थी कि अब साइंटिस्टों को लगने लगा था कि हमारा यूनिवर्स एक जिंदा एडवांस स्पीशीज का ब्रेन है। इन सब में थोड़ी क्लियरिटी लाने के लिए उन्होंने अपने फाइनल पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए भी कोशिश। असल में साइंटिस्टों ने जो इमेज के जो ऑब्जेक्ट के जो नंबर दिख रहे थे उन्हें कंपेयर करना चालू कर दिया, और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। आई नो आपको इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा होगा, पर सरप्राइजिंगली ब्रेन में जो 69 बिलियन न्यूरॉन थे वो उनका 38% मास, और यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज है गेस इट व्हाट, उनमें भी 30% मास है। एंड दैट्स नॉट ऑल, इनका जो बचा हुआ 70% मास है उनमें ये दो एंटिटीज यूनिवर्स का 70% और ब्रेन का 70% अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। यानी ब्रेन के केस में जो सब्सटेंस है वो है पानी, और यूनिवर्स के स्टेट में जो सब्सटेंस है वो है डार्क मैटर। अब मैं आपको डार्क मैटर के बारे में समझाऊं कि इस पे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पर आप कमेंट कीजिए इस पे वीडियो बनाओ कि ना बनाओ। क्या हम हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज को देख के हम अपने यूनिवर्स को हमारे ब्रेन का रेप्लिका कह सकते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन का काम होता है सोचना, पर क्या हमारा यूनिवर्स सोच सकता है? यानी क्या इज आवर यूनिवर्स अलाइव?
अगर हाँ, तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारा यूनिवर्स अलाइव है? जब हमारे न्यूरॉन्स में एटॉमिक लेवल पर कुछ हलचल होती है, तब वो इसे इन्फ्लुएंस करके उस रैंडमली एक्ट करना चालू कर देती है। इस टाइम के दरमियान वो अपने आसपास के न्यूरॉन को भी इन्फ्लुएंस करना चालू कर देते हैं, और इससे ये होता है कि आसपास के न्यूरॉन में भी कनेक्शन बढ़ता है, और न्यूरॉन्स और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो देता है थॉट्स को जन्म। और इसी तरीके से जब यूनिवर्स में प्लैनेट, स्टार और एस्ट्रॉइड दूसरे प्लैनेट्स और स्टार से एक साथ कोलाइड करते हैं, तब वो या ग्रेविटी से इंटरेक्ट करते हैं, इनके जैसे रैंडम मूवमेंट की वजह से उनके आसपास की चीजें भी उनके साथ इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। और यही चीज रैंडम मूवमेंट गैलेक्सीज के बीच में इन्फ्लुएंस करता है, जो इन मदद से दूसरे ग्रेविटीज के साथ मतलब गैलेक्सीज के साथ कम्युनिकेट करती है। एंड दिस इज व्हेन यूनिवर्स में एक इवेंट पैदा होता है, और ये सिमिलर है जब हमारे ब्रेन में थॉट पैदा होता है। यही यूनिवर्सल इवेंट असल में यूनिवर्स के थॉट्स है। अगर न्यूरॉन्स के चलते हुए इंटरेक्शन की वजह से अगर इंसान जिंदा हो सकता है, तो गैलेक्सीज के इंटरेक्शन की वजह से क्या गैलेक्सी भी जिंदा नहीं हो सकती? वेल, दैट्स अ फैसिनेटिंग थॉट, राइट? अब मैं भी बिकॉज इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सिली साउंड कर रहा होगा, बट लेट मी इन्फॉर्म यू, बट साइंटिस्टों का ऐसे वियर्ड और सिली थॉट्स पे फॉलो करने के पीछे एक मेजर रीजन है, और वो रीजन ये है, यूनिवर्स के ब्रेन होने से साइंटिस्टों के कई थॉट फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ऑल, क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स के बीच का कनेक्शन होने का। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज के जैसे बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैंड करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, एटम्स के बीच में मैनिपुलेट करता है। दोनों ही थियरीज अपने डोमेन्स के बाहर एकदम यूजलेस है, और साइंटिस्ट अब तक इस कोई एक इक्वेशन को नहीं ढूंढ पाए जो प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सीज यानी सभी ऑब्जेक्ट्स तक एक प्रेडिक्ट कर। तो अगर हम यूनिवर्स को ब्रेन मानते हैं, तो उनके बीच के बिहेवियर को डिस्क्राइब हम दो इक्वेशन से कर सकते हैं, और यही वो पल है जो बहुत हमें इंटरेस्टिंग करा देता है कि ये दोनों इक्वेशन रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में, कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी एक स्पेशल कंडीशन में एक साथ हो सकते हैं। यानी अगर यूनिवर्स एक ब्रेन है, तो हम उसे प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सी से सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन के सहारे उसे समझ सकते हैं। अब आपको कुछ याद आया? क्योंकि हम थियरी ऑफ एवरीथिंग के लिए भी सबसे एक इक्वेशन को ढूंढ रहे थे, वो एक इक्वेशन जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सके। हमारे यूनिवर्स में आज ऐसे 26 फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनके सही मात्रा में होने से हमारा यूनिवर्स बन पाया है और टिक पाया है। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही ले लो, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो हमारा यूनिवर्स कभी बन ही नहीं पाया, और इसे 1920 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉबर्ट डिकी ने प्रूव भी किया है। तो इसका मतलब साफ है, यूनिवर्स को एक ब्रेन का रेप्लिका समझने से काफी सारी चीजें सेंस भी बनाती है। यू नो व्हाट, जहाँ पे उसे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे लॉबी के साइंटिस्ट असल में उसको एक सिंपल सा नॉनसेंस मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा कंफर्मेशन बायस है, जो हमें वो चीज दिखा रहा है जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स की नीड रखने वाले फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन, क्योंकि ये सब जो हमें दिख रहा है वो असल में एक इल्यूजन है। आप ये क्लिप को देखो, इस क्लिप में दिखाया गया स्ट्रक्चर असल में एक सर्टेन एंगल पे ये स्ट्रक्चर दिखाता है, और अगर हम इसे थोड़ा सा भी मोड़ दे तो हमें ये लगेगा कि ये असल में लकड़ियों का एक रैंडम सा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक दिस। मैंने जो आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो इमेज दिखाई थी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। और जैसे ही हम लोग हमारा पर्सपेक्टिव बदलेंगे, वैसे ये इमेज में दिखने वाली गैलेक्सीज भी चेंज होती रहेंगी। अब चलो मान भी लेते हैं हमारा ब्रेन इसमें ट्रिक नहीं हुआ है, यूनिवर्स सच में एक लिविंग ब्रेन ही है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन का साइज है 140 मिलीमीटर, और उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करते हैं, यानी हमारा ये थॉट इंस्टेंटेनियसली चलता है। यही चीज अगर हम लोग यूनिवर्स पे अप्लाई करें, तो हमारे यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। इसी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए लगता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमारे दिमाग के कंपैरिजन से यूनिवर्स को एक थॉट बनाने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता होगा, जबकि इस यूनिवर्स की एज ही है 13.6 बिलियन ईयर्स। और इसलिए दोस्तों हमें कुछ पुख्ता सबूत चाहिए जो हमारे यूनिवर्स को एक ब्रेन प्रूफ करता है। पर इस कॉन्सेप्ट ने इमेजिनेशन के फ्लड गेट्स ओपन कर दिए, बिल्कुल सिमुलेशन थियरी की तरह, जो ये दावा करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़े एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया हुआ एक सिमुलेशन है। बट टॉकिंग अबाउट सिमुलेशन एंड ब्रेन, देखो जिस स्पीड से इंसानों की जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है,
हमारे खुद के पास एक पावर आ जाएगी जो हमारे ब्रह्मांड को एक विशाल से ब्रेन में तब्दील कर सकता है। वेलकम नैनोबॉट। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर इंजीनियर बिल जॉय के प्रेडिक्शन के अनुसार 2030 में एक ऐसे नैनोबॉट बनने वाले हैं जो अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उससे कई सारे नैनोबॉट्स भी बना सकते हैं। और अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो पोटेंशियली ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। एंड नाउ यू विल बी शॉक टू नो ये नैनोबॉट्स 2030 तो छोड़ो, ये अभी हाल ही में 2020 में ही साल 2020 में कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने फ्रॉग के स्टेम सेल्स को लिया और उन्हें एआई की मदद से मॉडिफाई करके उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट में रख दिया से वो ग्रो हो सके। कुछ दिनों बाद उन्होंने उन सेल्स को नॉर्मल सेल्स के साथ रखकर माइक्रोस्कोप लगाकर देखा, तब दे वर माइंड ब्लोन। अब अगर हम इसी बिहेवियर को कंसीडर करें और देखें कि एक नैनोबॉट 1 मिनट में एक नैनोबॉट बना रहा है, तो इस स्लो रेट पर भी वो 20 महीनों में पूरे पृथ्वी को कब्जा कर सकते हैं और वो अपने साथ ही नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंसनेस का एक नेटवर्क बना सकते हैं जो कि नॉन स्टॉप एक्सपैंड होता रहेगा गैलेक्सीज तक, क्लस्टर्स तक और फाइनली पूरे यूनिवर्स तक। एंड देन जब वो इंसान हमारे ब्रह्मांड को देखेगा तब उसे ऐसा लगेगा कि हमारा ब्रह्मांड ही एक हाई स्पीशीज इंटेलिजेंस का और एक इलॉन मस्क का एआई थ्रेड सच साबित होगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. तो अब गलती से भी ये टेक्नोलॉजी किसी गलत लोगों के हाथ में ना लगे, यही मैं प्रार्थना अभी के लिए वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अभी के लिए हमारा यूनिवर्स बहुत बड़े एलियन सिविलाइजेशन का एक ब्रेन है? आपके रिस्पॉन्स को कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आए दिन यूनिवर्स के टॉपिक से कई सारी हाइपोथेसिस आती रहती है जिसपे लोग भी अपने कई सारे ओपिनियन देते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हाइपोथेसिस साइंटिफिक टेस्ट को बहुत ज्यादा पास कर पाती है। लेकिन उसमें से कुछ ही हाइपोथेसिस साइंटिफिक टेस्ट को बहुत ज्यादा पास कर पाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड असल में गलत है और जो हम लोग लाइट की स्पीड असल में आज यूज कर रहे हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, असल में वो लाइट की एवरेज स्पीड। और जिन साइंटिस्टों ने लाइट की स्पीड को मेजर किया है उन्होंने लाइट की एवरेज स्पीड निकाली और उन्होंने सिर्फ एक ही गलती दोहराई है लाइट की स्पीड निकालते वक्त। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने उसकी वीडियो की लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उधर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।